हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका आपके यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड ईयर में, बाकी प्रत्येक यूनिवर्सिटी के बीकॉम फर्स्ट ईयर में कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट अकाउंट की पहली शाखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पूरी एक सीरीज लेके आ रहे हैं। उसी क्रम में हमने आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेसन या कह लीजिए बीकॉम की पढ़ाई के सबसे बेसिक लेसन रॉयल्टी अकाउंट की शुरुआत की है। अधिकार शुल्क लेके ये वो लेसन है जो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ऐसा कोई वर्ष नहीं गुजरता जिस वर्ष ये एग्ज़ाम में ना आए। अगर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप ये लिख के रख लो कि इस लेसन से 27 नंबर के क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएंगे। हमने कहा है ना कि आपके परीक्षा की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। तो प्यारे दोस्तों, आप अपनी परीक्षा संबंधी विशेष तैयारी के लिए हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से जुड़िए। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों को बताइए कि वो हमसे जुड़ें और अपनी पढ़ाई को सबसे शानदार बनाएं। प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए ही तो इस YouTube चैनल पर आए हैं। आपकी पढ़ाई ही हमारा एकमात्र मकसद रहा है। हमने ये पूरा प्रयास किया है कि आपकी पढ़ाई आपकी शर्तों पर आपके घर बैठे हो। मतलब जैसी पढ़ाई आप चाहते हैं बिल्कुल वैसी पढ़ाई आपको मिले, ऑफलाइन या क्लासरूम पढ़ाई से भी बेहतर। आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे नियमित क्लास पाएंगे। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ होगा, आप हमसे जुड़िए। तो प्यारे दोस्तों, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने अपनी पिछली क्लास के ज़रिए आपको रॉयल्टी अकाउंट के बारे में बता दिया था। मतलब आप अधिकार शुल्क को जान चुके हैं। आज उसी क्लास को कुछ आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने का मतलब यह है कि आपके लिए वो सोने पे सुहागा होगा। भाई, आप रॉयल्टी अकाउंट की डेफिनेशन जान लिया था कि जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार की वस्तु का प्रयोग स्वयं ना करके उसे कुछ समय प्रयोग करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है और वो दूसरा व्यक्ति उसके अधिकार को प्रयोग करने के बदले में एक निश्चित दर से जो शुल्क देता है वही शुल्क अधिकार शुल्क कहलाता है। जिसने अपने अधिकार को किसी दूसरे व्यक्ति को दिया उसे हम भूस्वामी कहते हैं, लैंडलॉर्ड, और जिसने किसी दूसरे के अधिकार को लिया उसे हम पट्टेदार कहते हैं, लीजी। और दोनों के बीच बने संबंध को ही पट्टा कहते हैं। लेकिन यहाँ भूस्वामी द्वारा एक राशि निर्धारित की जाएगी जिसे उसे हर हाल में देना होगा। भूस्वामी के द्वारा निर्धारित राशि को ही न्यूनतम किराया कहते हैं। इतना जान लेने के बाद अब हम आते हैं रॉयल्टी के प्रकार पे। रॉयल्टी के मुख्यतः 6 प्रकार हैं। उन 6 प्रकारों में तकरीबन मिला के आपको 25 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ने होंगे। लेकिन उन 25 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन आपको खदान रॉयल्टी के पढ़ने हैं, माइनिंग रॉयल्टी के पढ़ने हैं। तो कह लीजिए आधे में पूरा लेसन है और आधे में सिर्फ माइनिंग रॉयल्टी। बेसिकली इसी टर्म्स में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन हम आपको सब पढ़ाएंगे। ठीक है,
तो चलिए सबसे पहले हम एक एक प्रकार जानते हैं। कितने? माइनिंग रॉयल्टी, खदान अधिकार शुल्क, ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टी, ईंट बनाने के संबंध में अधिकार शुल्क, तेल के कुओं के संबंध में रॉयल्टी, ऑयल वेल रॉयल्टी कहते हैं इसे, ठीक है। पेटेंट अधिकार शुल्क, पेटेंट रॉयल्टी, कॉपीराइट रॉयल्टी, इसे प्रतिलिप्याधिकार कहा जाता है। और अंतिम है मशीन, गुप्त उपकरण आदि के संबंध में अधिकार शुल्क। मतलब टोटल कितने आपको जानने हैं? 6। चलिए एक तरफ से आपको एक एक बताते हैं। माइनिंग रॉयल्टी किसे कहते हैं? खदान अधिकार शुल्क। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कोई जमीन हो और उस जमीन के नीचे कोयले की खान, कोयला निकलता हो, तो उसे हम कोयले की खान कहते हैं। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कोयले की खान है तो उससे कोयला निकालने का अधिकार उसका है, लेकिन उसने अपनी वही कोयले की खान कोयला निकालने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। अब वो दूसरा व्यक्ति उस कोयले की खान से कोयला निकालेगा और वो जितना कोयला निकालेगा उस पर अपने द्वारा निकाले गए कोयले पर प्रति टन के हिसाब से रॉयल्टी देगा। वही खदान अधिकार शुल्क कहलाता है, माइनिंग रॉयल्टी कहलाता है। कंफर्म? फिर से जान लीजिए मैंने आपसे क्या कहा। अगर किसी व्यक्ति के पास कोयले की खान हो और वो अपनी कोयले की खान किसी दूसरे व्यक्ति को कोयला निकालने के लिए दे दे, वो दूसरा व्यक्ति जब उससे कोयला निकालेगा, वो दूसरा व्यक्ति कोयला निकालने के बाद जितना टन वो कोयला निकालेगा अपने द्वारा निकाले गए प्रत्येक टन कोयले पर एक निश्चित दर से शुल्क देगा। वही खदान अधिकार शुल्क कहलाता है, माइनिंग रॉयल्टी कहलाता है। चलिए जान लिया। दूसरे नंबर पर आते हैं ईंट बनाने के संबंध में अधिकार शुल्क, ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टी। ये आपने अपने गांवों में देखा होगा। अगर आप गांव से संबंध रखते हैं तो किसी के आस पड़ोस में कोई ईंट भट्ठा वाले हों तो उनका काम क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के अधिकार की कोई ज़मीन है तो वो उस ज़मीन को लेते हैं और उस ज़मीन को लेते ही सिर्फ इसलिए है कि उससे वो मिट्टी निकाल सकें। मिट्टी निकाल के उस मिट्टी को ईंट बना के वो बेचते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई ज़मीन है, उस ज़मीन को प्रयोग करने का अधिकार सिर्फ आपका। आपने अपनी ज़मीन उन भट्ठा मालिक को दे दिया मिट्टी निकालने के लिए। अब वो आपकी ज़मीन से मिट्टी निकालेंगे, मिट्टी निकाल के उस मिट्टी से ईंट बनाएंगे और ईंट बना के बेचेंगे। उसे ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टी कहते हैं। ईंट बनाने के संबंध में अधिकार शुल्क बोलेंगे। कंफर्म? इतना बात समझ में आया? वो जितने घन फीट के आधार पर मिट्टी निकालेंगे उसके आधार पर आपको रॉयल्टी देंगे। उसे ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टी कहते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, कुछ लोग ईंट ले लेते हैं, वो क्या है भाई? चाहे आप उनसे रुपया ले लीजिए और चाहे उतनी रुपए की कीमत का ईंट ले लीजिए, बात तो वही बनती है। मतलब आपकी ज़मीन है, आपने अपनी ज़मीन मिट्टी निकालने के लिए ईंट भट्ठा वालों को दे दिया। वो आपकी ज़मीन से मिट्टी निकालेंगे और जितनी मिट्टी निकालेंगे उस पर एक निश्चित दर से आपको रॉयल्टी देंगे। वही ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टी कहलाता है। चलिए ये भी डन हो गया। तीसरे पे चलते हैं, ऑयल वेल रॉयल्टी। इराक ईरान का नाम तो सुना ही होगा। मतलब वहाँ देश की इकोनॉमी ही तेल पर चलती है। जैसे हमारे यहाँ ज़मीन के नीचे पानी है, वैसे उनके यहाँ ज़मीन के नीचे तेल के कुएं। तो वहाँ अगर मान लीजिए यहाँ किसी व्यक्ति के पास हो जाए तो हो तो सकता है, या वहाँ के परिप्रेक्ष्य में हमें पढ़ना पड़ जाए। तो अगर किसी व्यक्ति की ज़मीन के नीचे तेल के कुएं हैं, उन तेल के कुओं को वो तेल निकालने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दे देगा।
वो दूसरा व्यक्ति उसके तेल के कुओं से तेल निकालेगा और तेल निकालने के बदले में वो जो शुल्क देगा उसे ऑयल वेल रॉयल्टी कहते हैं, तेल के कुओं के संबंध में अधिकार शुल्क। पेटेंट रॉयल्टी किसे कहते हैं? इसका हिंदी नाम होता है एकस्व। किसी वस्तु को बनाने और बेचने का अधिकार पेटेंट कहलाता है। मान लीजिए आपके पास किसी वस्तु को बनाने या बेचने का अधिकार है, मतलब आपके पास उसका पेटेंट है। जैसे सेफ्टी लॉक का, पंखे का, मतलब किसी एक पर्टिकुलर वस्तु को बनाने और बेचने का अधिकार आपका। वो अधिकार कहीं दिखता नहीं है, लेकिन आपने अपने उस पेटेंट को किसी दूसरे व्यक्ति को प्रयोग करने के लिए दे दिया। वो दूसरा व्यक्ति आपका पेटेंट प्रयोग करेगा और उसको प्रयोग करने के बदले में वो आपको जो शुल्क देगा उसे ही पेटेंट रॉयल्टी कहते हैं। कंफर्म? फिर से जान लीजिए, अगर किसी वस्तु को बनाने और बेचने का अधिकार आपके पास है और आपने अपने उसी अधिकार को किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, तो वो दूसरा व्यक्ति उस अधिकार को प्रयोग करेगा और अधिकार को प्रयोग करने के बदले में आपको जो शुल्क देगा वो पेटेंट रॉयल्टी कहलाएगा। मशीन, गुप्त उपकरण आदि के संबंध में अधिकार शुल्क। अगर आप मशीन या गुप्त उपकरण के संबंध में अधिकार शुल्क देखें तो बिल्कुल यहाँ भी वही है। अधिकार शुल्क मशीन, गुप्त उपकरण एवं तकनीकी ज्ञान के भी संबंध में होता है। अगर आपके पास कोई स्पेशल मशीनरी है या आपके पास कोई टेक्नोलॉजी जिसकी आप समझ रखते हैं, तो आप सामने वाले को प्रयोग करने के लिए देते हैं, तो उसके बदले में आप जो प्राप्त करते हैं वो आपके लिए मशीन, गुप्त उपकरण आदि के संबंध में प्राप्त रॉयल्टी कहलाता है। कंफर्म? तो रॉयल्टी के कितने प्रकार बन गए? 6। आपने विधिवत जान लिया। इनमें से कोई 1-2 नंबर के क्वेश्चन में लिखने के लिए आ सकता है। सबसे बड़ी बात, जब हमने ये नेचर पढ़ा कि हमारी कोई वस्तु है, उस वस्तु को प्रयोग करने का अधिकार हमारा है, हमने उस अधिकार का प्रयोग नहीं किया, कुछ समय प्रयोग करने के लिए उसे किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। तो जब कुछ समय प्रयोग करने के लिए उसे किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, वो दूसरा व्यक्ति उसको प्रयोग करने के बदले में जो शुल्क दे रहा है वो रॉयल्टी कहलाती है। आपने यही परिभाषा तो बिल्कुल कमरों के संबंध में पढ़ी होगी। जैसे किसी व्यक्ति का मकान बना हुआ है, तो भाई उस मकान को प्रयोग करने का अधिकार उसका। अब उसने अपने मकान को आपको दे दिया, आपने उसका मकान ले लिया, आप प्रयोग करते जाओगे, प्रयोग करने के बदले में उसको शुल्क भी दोगे, आप उसे किराया कहते हो, रॉयल्टी क्यों नहीं? तो दोनों में अंतर क्या है? किराए और अधिकार शुल्क में क्या अंतर है? क्या दोनों में कोई अंतर होता भी है या नहीं? अगर होता है तो वो अंतर क्या है? पहला, किराया समय के आधार पर होता है। 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, महीने का, साल का, 2 साल का। किराया कभी भी होगा, समय के आधार पर दिया जाएगा। रॉयल्टी उत्पादन के आधार पर दी जाती है। अगर प्रोडक्शन होगा तो रॉयल्टी देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। मतलब किराए का आधार समय होता है और रॉयल्टी का आधार उत्पादन होता है। दूसरा, किराया केवल और केवल मूर्त संपत्ति के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। टेंजिबल एसेट्स, जिसे हम देख और छू सकते हैं, उसे मूर्त संपत्तियां कहते हैं। और अमूर्त संपत्तियां किसे कहते हैं? जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक? तो किराया मूर्त और अमूर्त, मूर्त संपत्ति का होता है। रॉयल्टी मूर्त और अमूर्त दोनों का होता है। ठीक है? हमने आपको बताया टेंजिबल एसेट्स किसे कहते हैं? जिसे देख और छू सकते हैं। लेकिन इंटेंजिबल, जिसे ना तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो किराया सिर्फ और सिर्फ मूर्त संपत्ति का होता है। ठीक है? अधिकार शुल्क मूर्त और अमूर्त दोनों का होता है। टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों का होगा। जब ये अंतर आपने जान लिया तो अब कुछ बारीकियां आपको जाननी होगी। ठीक है?
कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो रॉयल्टी में आपको मिलेंगे। कंफर्म? चलिए वो टेक्निकल वर्ड्स जानते हैं, एक एक हम आपके लिए लेके आते हैं। ठीक है, पहला भूस्वामी। मैंने इसको आपको पहले ही डिक्लेयर कर दिया, भूस्वामी या लैंडलॉर्ड। भूस्वामी किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार की वस्तु कुछ समय प्रयोग करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को देता है। तो जिस व्यक्ति ने अपने अधिकार की वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को प्रयोग करने के लिए दिया, उस व्यक्ति को हम भूस्वामी कहते हैं, लैंडलॉर्ड कहते हैं। ठीक है, और भूस्वामी क्लियर हुआ? जो व्यक्ति अपने अधिकार की वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को प्रयोग करने के लिए देता है वही व्यक्ति भूस्वामी कहलाता है। दूसरा, पट्टेदार किसे कहते हैं? लीजी। जिस व्यक्ति ने किसी दूसरे की संपत्ति को प्रयोग करने के लिए लिया, कुछ समय प्रयोग करने के लिए लिया, उसे ही पट्टेदार कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो संबंध बनता है उस संबंध को ही क्या कहा जाता है? पट्टा कहा जाता है, लीज कहा जाता है। ठीक है, तीनों बात आपने जान ली। जिस व्यक्ति ने अपने अधिकार की वस्तु किसी दूसरे को कुछ समय प्रयोग करने के लिए दिया, वो व्यक्ति लैंडलॉर्ड कहलाता है, भूस्वामी। जिस व्यक्ति ने किसी दूसरे की अधिकार की वस्तु को कुछ समय प्रयोग करने के लिए लिया, उसे हम पट्टेदार कहते हैं, लीजी कहते हैं। और जब एक व्यक्ति किसी दूसरे को अपने अधिकार की वस्तु कुछ समय प्रयोग करने के लिए देता है और वो दूसरा उस पर किए गए अपने द्वारा उत्पादन पर एक निश्चित दर से शुल्क देता है, उसे अधिकार शुल्क कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो संबंध बनता है उस संबंध को ही पट्टा कहते हैं। न्यूनतम किराया क्या है? एक टेक्निकल शब्द यह आया था, मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट, न्यूनतम किराया। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। अन्य नाम क्या है? न्यूनतम किराया, मृत किराया, स्थिर किराया। ठीक है, मृत किराया, स्थिर किराया, न्यूनतम किराया, कुछ भी लिखा जा सकता है। और इंग्लिश नाम मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट, फिक्स रेंट या डेड रेंट, या इसे ही क्या कहा जा सकता है? डेड रेंट। इतने नामों से जाना जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम क्या है? न्यूनतम किराया। न्यूनतम किराया कहते किसे हैं? जब कभी मालिक अपने अधिकार की वस्तु कुछ समय प्रयोग करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को देता है तो वो एक राशि निर्धारित करता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति ये तर्क लेके आता है कि जब हम उत्पादन करेंगे तभी आपको शुल्क देंगे, नहीं तो हम आपको शुल्क नहीं देंगे। इसमें मालिक को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति अगर उत्पादन नहीं करेगा तो मालिक को पैसे नहीं मिलेंगे। और शुरू में शुरुआती वर्ष में उत्पादन वैसे भी कम होता है तो मालिक को नुकसान होने के आसार होते हैं। इन हानियों से बचने के लिए मालिक एक राशि तय करता है, कहता है ठीक है आप उत्पादन करिए और अपने द्वारा किए गए उत्पादन पर हमें शुल्क दे दीजिए। अगर आप कम उत्पादन करते हो तो हम एक राशि निर्धारित कर रहे हैं, हमें उतना चाहिए ही चाहिए, और अगर आप ज़्यादा उत्पादन करते हो तो उस ज़्यादा पर हम लेंगे। मतलब कम उत्पादन की दशा में ये प्रभावित होगा। तो जो मालिक के द्वारा राशि निर्धारित कर दी जाती है कि हमें इतना निश्चित रूप से चाहिए, उसे ही न्यूनतम किराया कहते हैं, मिनिमम रेंट कहते हैं। ठीक है, इस न्यूनतम किराए का भुगतान उस दशा में ही किया जाएगा जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम होगी। अगर दी जाने वाली रॉयल्टी न्यूनतम किराए से ज़्यादा है तो ज़्यादा उत्पादन किया है तो ज़्यादा पैसा देंगे। तो मैंने आपसे कहा कि जब कभी मालिक अपने अधिकार की वस्तु का प्रयोग नहीं कर रहा है, वो सामने वाले व्यक्ति को प्रयोग करने के लिए दे रहा है, तो वो सामने वाला व्यक्ति उस अधिकार की वस्तु का प्रयोग करेगा
प्रयोग करने के बदले में उनको शुल्क देगा। लेकिन उसने ये तय कर दिया कि हम अब जब उत्पादन करेंगे तभी शुल्क देंगे, उत्पादन नहीं करेंगे तो आपको शुल्क नहीं देंगे। तो मालिक के लिए ये हानि होने के आसार बन जाते हैं। तो मालिक के द्वारा भी एक राशि तय कर दी जाती है कि चाहे आप उत्पादन करिए या ना करिए, हमें इतना पैसा आपसे निश्चित रूप से चाहिए। वो न्यूनतम किराया कहलाया। ये कम उत्पादन होगा तो न्यूनतम किराया लेंगे, अगर न्यूनतम किराए से अधिक बात बन रही है तो फिर ज़्यादा लेंगे। मतलब ये जब कम प्रोडक्शन होता है, कम उत्पादन होता है, तब के दशा में ही ये प्रभावी होता है। एक प्रकार से ये मालिक को हानि से बचाता है, इसीलिए इसे मालिक के लिए बीमा भी कहा जाता है। ये डेड रेंट, न्यूनतम किराया या स्थिर किराया नामों से जाना जाता है। ये शुरुआती वर्षों में जब कम उत्पादन हो रहा हो तब, या किसी भी प्रकार की हानि से बचने के लिए मालिक अपनाता है। अब आते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लघु कार्य या अल्प कार्य। आप ये सोचे होंगे लघु माने छोटा, लघु कार्य या इसी का दूसरा नाम है अल्प कार्य। ठीक, इंग्लिश वर्ड शॉर्ट वर्किंग। इस पूरे लेसन की आत्मा शॉर्ट वर्किंग होती क्या है, पहले आप ये जानिए। मालिक एक राशि तय कर, जैसे आपने ये पढ़ा ना कि जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार की वस्तु कुछ समय प्रयोग करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है, तो वह दूसरा व्यक्ति उस अधिकार को प्रयोग करने के बदले में जो शुल्क देगा वही शुल्क रॉयल्टी कहलाता है। ये एक अमाउंट तय कर देंगे कि मुझे इतना पैसा आपसे हर हाल में चाहिए, उसे मिनिमम रेंट कहते हैं, उसे मिनिमम रेंट कहते हैं। मतलब इन्हें रॉयल्टी देनी है और कम से कम कितनी देनी है, मिनिमम रेंट के बराबर। जब कभी पट्टेदार के द्वारा दी जाने वाली रॉयल्टी या पट्टेदार के द्वारा दिया जाने वाला अधिकार शुल्क भूस्वामी के द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम किराए से कम हो, तो वो जितना कम होता है उसे ही अल्प कार्य कहते हैं या लघु कार्य कहते हैं। मतलब आप ये कैसे कह सकते हैं कि मिनिमम रेंट में से रॉयल्टी जितना कम होता है वही उतना शॉर्ट वर्किंग होती है। तो फॉर्मूला बन सकता है क्या, शॉर्ट वर्किंग बराबर मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो शॉर्ट वर्किंग बराबर मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन बना क्या, भूस्वामी के जब कभी पट्टेदार के द्वारा दी जाने वाली रॉयल्टी भूस्वामी के द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम किराए से कम हो, तब उसे ही शॉर्ट वर्किंग कहते हैं, अल्प कार्य कहते हैं या लघु कार्य कहते हैं। ठीक है, इतना आपने ये जान लिया। यह राशि उस समय देनी पड़ती है जबकि संपत्ति पर कम कार्य होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कम उत्पादन होता है और इससे अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम हो जाती है। तो जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम हो जाती है तो उसे ही शॉर्ट वर्किंग कहते हैं, अल्प कार्य कहते हैं। ठीक है, अल्प कार्य राशि पट्टेदार द्वारा कम कार्य करने का एक प्रकार से जुर्माना होता है। भाई वास्तव में कैसे, भाई आपको तो न्यूनतम किराया देना है और अगर आप न्यूनतम किराया नहीं दे सके हो तो आपने जितना कमी की वही कमी शॉर्ट वर्किंग कहलाएगी, अल्प कार्य कहलाएगा। कंफर्म। तो परिभाषा के रूप में आप क्या बता देंगे कि जब कभी पट्टेदार के द्वारा दी जाने वाली रॉयल्टी भूस्वामी के द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम किराए से कम हो तो उसे ही शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। ठीक है, वास्तव में शॉर्ट वर्किंग शुरुआत के वर्षों में जब उत्पादन कम हो रहा होता है तो उस दशा में मिनिमम रेंट के बराबर रॉयल्टी नहीं दी जा पाती, तो मिनिमम रेंट से कम दी जाने वाली रॉयल्टी को ही शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। वास्तव में एक प्रकार से ये अल्प कार्य के बदले में लगाया गया जुर्माना होता है। चलिए हमने मान लिया। अब अगर शॉर्ट वर्किंग हो गई तो क्या करिएगा, कुछ नहीं यार, अगले बार मेहनत करेंगे, ज़्यादा उत्पादन करेंगे, ज़्यादा कमा के आएंगे तो देंगे। तो आपने ये निर्धारित किया है कि भूस्वामी ने कहा है कि हमें न्यूनतम किराए के बराबर चाहिए,
उससे कम मंजूर नहीं है। ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा लेंगे, लेकिन जब कभी आप वर्ष में लघु कार्य हो गई, शॉर्ट वर्किंग हो गई, तो उस शॉर्ट वर्किंग के आने वाले समय में, अगले वर्षों में आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना चाहते हो। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर लेते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके आप सरप्लस बनाते हो। मतलब आपको जितना मिनिमम रेंट देना है उससे अधिक आप रॉयल्टी देते हो। तो जितना आपको देना है उससे अधिक देते हो, तो जितना अधिक देते हो उसे सरप्लस कहा जाता है। ठीक है, फिर जान लीजिए, हमने ये कहा कि जब कभी पट्टेदार के द्वारा दी जाने वाली रॉयल्टी भूस्वामी के द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम किराए से अधिक हो, तो रॉयल्टी जितना अधिक होगी, फिर से बात सुन लीजिए, जब कभी पट्टेदार के द्वारा दी जाने वाली रॉयल्टी भूस्वामी के द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम किराए से अधिक होगी, मतलब पट्टेदार जितना पैसा दे रहा है वो निर्धारित राशि से ज़्यादा दे रहा है, तो वो जितना ज़्यादा दे रहा होगा उसे सरप्लस कहते हैं। और इस सरप्लस से ही पीछे के जो शॉर्ट वर्किंग है उसको आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कितने प्रावधान हैं? 3। अल्प कार्य की वसूली, इसके लिए कितने प्रावधान हैं? 3। कौन कौन से? पहला, जितने समय आपको चाहिए, मतलब आपने जितना समय पट्टा लिया है आप उस पट्टे के समय में कभी भी पूरा कर सकते हो, उसे असीमित समय में अधिकार लघु कार्य की वसूली कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 20 साल के लिए पट्टा लिया और पहले साल ही शॉर्ट वर्किंग हो गई, तब आगे आने वाले 19 वर्षों में आप कभी भी ज़्यादा रॉयल्टी देके सरप्लस बना सकते हैं और उस सरप्लस से पीछे की कमी को पूरा कर सकते हैं। तब उसे कहा जाता है असीमित समय में लघु कार्य की वसूली। पूरी बात समझ में आ गई कि जब कभी पट्टेदार ने पट्टा लिया तो वो जितने वर्ष के लिए पट्टा लिया है, कमी को उतने वर्ष में कभी भी पूरा किया जा सके, उसे असीमित समय में कहते हैं, असीमित समय में वसूली कहते हैं। इसमें शॉर्ट वर्किंग को पूरे करने की कोई समय सीमा नहीं होती। जब तक आपका पट्टा है तब तक आपके पास समय सीमा है, आप कभी भी पूरा कर सकते हैं। दूसरा नियम इसी में, मतलब पहला नियम क्या होता है? असीमित समय में, असीमित समय में। दूसरे नियम में क्या होता है? शुरुआती कुछ वर्षों में, प्रथम वर्षों में, प्रथम कुछ वर्षों में। इसका मतलब क्या होता है? जैसे जिस वर्ष आपने कमी की उस वर्ष से लेकर आप शुरू के 2-3 वर्षों में आप उसे पूरा कर सकें, या कभी कभी तो ऐसा ही नहीं, आप ये प्रथम कुछ वर्षों में, ऐसा आप कहिए कि जो कमी हो रही है, पहले पट्टे के 1 साल 2 साल 4 साल 8 साल निर्धारित कर दिए जाते हैं। ये कहते हैं कि भैया अब 4-5 वर्षों में अगर कभी आपने कमी किया तब तो हम उसे पूरा करने का मौका देंगे, उसके बाद अगर आपसे कमी होती है तो हम आपको उसको पूरा करने का मौका नहीं देंगे। ऐसा क्यों? ये सोच बनती है कि शुरुआत के वर्षों में आपसे उत्पादन कम हो सकता है, तो आप हो सकता है न्यूनतम किराया ना दे पाएँ, तो हम आपको एक विकल्प देंगे कि आप भविष्य में उसे ज़्यादा उत्पादन करके हमें दे दीजिएगा। लेकिन मान लीजिए आपने यही धंधा ही बना लिया है तो कि आप बार बार नुकसान करते जा रहे हो, तो मालिक वहाँ आपको एक गाइडलाइन देगा कि पहले मान लीजिए आपने 20 साल के लिए पट्टा लिया, तो मालिक ने कहा कि आप कमी अगर करते हो तो पहले 5 वर्षों में पूरी कर सकते हो, उसके बाद नहीं। तो पहले साल कमी हुई, दूसरे साल कमी हुई, तीसरे साल कमी हुई, इन कमी को हम 5 वर्षों तक तो पूरा कर सकते हैं। उसके बाद जो कमी होगी सीधा उस वर्ष के लाभ हानि खाते से वसूल ली जाएगी, उसके बाद होने वाली कमी को भविष्य में आगे कभी भी वसूल नहीं किया जाएगा। और एक ऐसी भी दशा होती है कि प्रतिवर्ष की लघु कार्य को अगले कुछ वर्षों में, प्रतिवर्ष की लघु कार्य को अगले कुछ वर्षों में, प्रतिवर्ष की लघु कार्य को अगले कुछ वर्षों में पूरा करना। ठीक है,
तो यहाँ क्या होता है कि प्रतिवर्ष की जो लघु कार्य होती है उसको हम अगले कुछ वर्षों में पूरा कर सकते हैं। तो वहाँ ये कहा जाएगा, उसकी कोई लिमिट लाइन नहीं है। उसमें ये कहा गया जैसे इस साल आपसे शॉर्ट वर्किंग हुई तो आप इसको आगे के 2 वर्षों में पूरा कर लीजिए। फिर अगले साल शॉर्ट वर्किंग हुई, अब उसको आगे के 2 वर्षों में, फिर आगे हुई उसको आगे के 2 वर्षों में, मतलब जब शॉर्ट वर्किंग होगी उसको अगले कुछ वर्षों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पहले कहा जाता है और यहाँ अगले कहा जाता है। यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है, जब तक पट्टा चल रहा है हम पूरा करेंगे। यहाँ क्या होता है कि पहले कुछ वर्ष निर्धारित कर दिए गए हैं, उसी वर्ष में ही आपको कमी को पूरा करना है, उसके बाद आप कमी को पूरा नहीं कर सकते। और यहाँ जिस वर्ष लघु कार्य होगी आप उसके तत्काल बाद अगले वर्ष में पूरा कर देंगे, उसके बाद आपके पास पूरा करने का कोई अवसर नहीं होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लिए हम अपने इस YouTube चैनल पर स्पेशल क्लासेस लेके आ रहे हैं। अब आपने रॉयल्टी के बारे में जान लिया, अब रॉयल्टी की आपको जर्नल एंट्री सीखनी होगी, जो आप अगली क्लास में सीखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिल सकें। और आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे आप एक नियमित क्लास पा सकते हैं। आपको स्पेशल वीडियोस मिलेंगे, आपके परीक्षा की सबसे बेहतर तैयारी कराई जाएगी, आपको PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे जुड़िए। तो आज की क्लास में इतना ही, चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, और पेड क्लास लेना नहीं भूलिए। ठीक है, चलते हैं।